नमस्कार बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं इफ़ेक्ट ऑफ डाइल्यूशन या इफ़ेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है और उसको हम क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं, मतलब उसकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं, तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करने से और डाइल्यूशन बढ़ाने से कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें कंडक्टेंस, देखिएगा कंडक्टेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो अगर आप कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है उसको आप डाइल्यूट करते हो, उसके अंदर आप क्या करते हो, कोई भी सोलवेंट ऐड करते हो। जिस प्रकार से अगर आपने इसके अंदर और वाटर जो है ऐड कर दिया, ठीक है, तो कंडक्टेंस क्या होगी, कंडक्टेंस इंक्रीज करेगी। कंडक्टेंस इंक्रीज क्यों करेगी, क्या इसके पीछे कारण है? कंडक्टेंस इसलिए इंक्रीज करती है क्योंकि डाइल्यूट करने से जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, मान लेते हैं ये हमारे पास जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो क्या होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर डाइल्यूट करने से इंटर आयनिक इंटरेक्शन जो होती है वो कम होती है। यानी कि आयन आयन के बीच में जो अट्रैक्शन होती है वो डिक्रीज होती है, जिससे आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो कंडक्टर क्यों होते हैं, क्योंकि वो होते हैं फ्लो ऑफ आयन की वजह से, फ्लो ऑफ आयंस। और अगर इंटर आयनिक इंटरेक्शन कम होगी तो फ्लो ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़े, यानी कि कंडक्टेंस बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर कंडक्टेंस का क्या होगा, इंक्रीजमेंट होगा, किसकी वजह से, विद डाइल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूशन के साथ कंडक्टेंस क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर कंडक्टिविटी, जिसको आप कप्पा बोल सकते हो, के से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जो कंडक्टिविटी है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है विद डाइल्यूशन। ठीक है, तो क्यों डिक्रीज करती है, देखिए जो कप्पा होता है वो क्या होता है, कप्पा होता है यानी कि कंडक्टिविटी क्या होती है, यानी कि कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो है इसको हम बोलते हैं उसकी कंडक्टिविटी, यानी कि 1 ml हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है, और उसकी जो कंडक्टेंस होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, उसकी कंडक्टिविटी। तो अगर आप इसको डाइल्यूट करते हो तो यहाँ पर ml जो है नंबर ऑफ आयंस क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, क्योंकि इसकी जो कंडक्टिविटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ करंट कैरिंग पार्टिकल यानी कि आयंस। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास स्टार्टिंग के अंदर ये हमारे पास सॉल्यूशन है, ठीक है, और इसके अंदर मान लेते हैं कि जो आयंस हैं वो केवल 2 हैं, एक ए पॉजिटिव और दूसरा जो है बी नेगेटिव। ठीक है, अगर आपने इसको डाइल्यूट किया तो डाइल्यूट करने से क्या होगा, इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होने से पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस जो है वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। यहाँ पर क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। फिर हम बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा एम से। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी यानी कि लैम्डा जो एम है वो किसके बराबर होती है, कप्पा इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, ये होती है उसकी मोलर कंडक्टिविटी। सेम उसी प्रकार से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी इसी प्रकार से हमने निकाली थी, कप्पा इंटू में वी। ठीक है, तो यहाँ पर जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों ही जो है विद डाइल्यूशन क्या होता है, उनका इंक्रीजमेंट होता है। ठीक है,
यानी कि मोलर कंडक्टिविटी एज वेल एज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज विद डाइल्यूशन, इंक्रीज विद डाइल्यूशन। तो यहां पर ये इंक्रीजमेंट क्यों होता है, जबकि जो कंडक्टिविटी होती है वो डिक्रीज करती है। कंडक्टिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है, लेकिन साथ के साथ जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर दो फैक्टर हैं जिनके ऊपर ये मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डिपेंड करती है, एक तो कंडक्टिविटी, दूसरा वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंडक्टिविटी है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है विद डाइल्यूशन, और वॉल्यूम जो है हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, क्योंकि डाइल्यूट करने से वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा वो क्या आएगा, ज्यादा आएगा विद डाइल्यूशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम जितना हम बढ़ा रहे हैं उसकी कंपैरिजन में जो कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है वो इतनी नहीं होती है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादा आता है, और उस वजह से जो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है विद डाइल्यूशन क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। फिर हम बात करते हैं वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन या डाइल्यूशन। ठीक है, ये दोनों के केस में हमने पढ़ना है, दोनों प्रकार के जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। देखिए हमने दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट पढ़े, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरे होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो दोनों के केस में हमने ये देखना है कि वेरिएशन किस प्रकार से होती है मोलर कंडक्टिविटी की विद डाइल्यूशन या कंसंट्रेशन। तो पहले अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की इसके अगर हम बात करते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या पाया गया है कि जो उसकी मोलर कंडक्टिविटी है वो किस प्रकार से वेरी करती है विद डाइल्यूशन। तो उसको हम जो है एक इक्वेशन के द्वारा जो है रिप्रेजेंट करते हैं। वो इक्वेशन क्या है, वो है कि लैम्डा एम सी इज इक्वल टू लैम्डा एम नोट माइनस ए अंडरूट सी। तो ये हमारे पास जो है वन लाइन इक्वेशन होती है, जिसकी सहायता से हम जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम इफेक्ट देखते हैं कंसंट्रेशन का ऑन कंडक्टेंस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, एक प्रकार कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इक्वेशन है। अब इसके अंदर जो लैम्डा एम सी है ये क्या है, ये है मोलर कंडक्टिविटी एट सी कंसंट्रेशन, सी कंसंट्रेशन। और लैम्डा एम नोट क्या है, ये है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, यानी कि इसको हम नाम दे सकते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसको बोलते हैं क्या, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, यहां पर जो ए है ये क्या है, ये है कि कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है, किसके ऊपर डिपेंड करती है, ए की वैल्यू ये डिपेंड करती है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसके ऊपर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, दूसरा टेम्परेचर, और तीसरा जो है सोलवेंट। ये तीन फैक्टर हैं जिनके ऊपर ए की वैल्यू डिपेंड करती है। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर किस प्रकार से इसकी वैल्यू डिपेंड करती है, जिस प्रकार से अगर हम बात करें हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, तो यहाँ पर जो कैटायन और एनायन की रेशो क्या है, 1:1 है। ठीक है, तो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट होंगे जो इस टाइप के होंगे 1:1, यानी कि एक कैटायन और एक एनायन, उस सभी के केस में ए की वैल्यू सेम होगी। सेम उसी प्रकार से हमारे पास BaCl2 है, तो यहाँ पर इसके ऊपर Ba के ऊपर 2 पॉजिटिव और Cl के ऊपर 1 नेगेटिव, तो ये जो टाइप बन जाएगी इलेक्ट्रोलाइट की वो हो जाएगी 2:1। तो जितने भी इस टाइप के होंगे उनके केस में, सभी के केस में यानी कि ए की वैल्यू क्या रहती है, यानी कि कांस्टेंट सेम रहती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अंडरूट सी। सी यहाँ पर क्या है,
कंसंट्रेशन। क्या है यहाँ पर? कंसंट्रेशन। ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम क्या नाम देते हैं यहाँ पर? डेबाई एकल ऑन सैगर इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसको हम क्या बोलते हैं? डेबाई एकल ऑन सैगर इक्वेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं वन लाइन इक्वेशन। ये किस प्रकार से है? हमारे पास इक्वेशन क्या है? ये हमारे पास है लैम्डा एम सी इज इक्वल टू लैम्डा एम नोट माइनस ए अंडरूट सी। यानी कि वन लाइन इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहां पर जो अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो y एक्सिस जो होती है उसके अलोंग और x एक्सिस जो है उसके अलोंग हमें क्या लेना दिखेगा? यहाँ पर y एक्सिस है उसके अलोंग क्या लेंगे हम? मोलर कंडक्टिविटी। और जो x एक्सिस है उसके अलोंग हम क्या लेंगे? कंसंट्रेशन। ठीक है, और जो ग्राफ आएगा, ग्राफ का जो स्लोप होगा वो स्लोप किसके बराबर होगा? m के बराबर, यानी कि माइनस a के बराबर होगा। ठीक है, और जो हमारे पास ग्राफ होगा जो इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि यहां पर उसको हम बोलेंगे C। तो देखिएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच में, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, लाइक दिस, यानी कि लीनियर। ठीक है, यहां पर जो स्लोप है ये किसके बराबर है? माइनस a के बराबर है। तो ये जो हमारे पास ग्राफ है, इस ग्राफ से हमें क्या पता चलता है कि अगर हम इस प्रकार से यानी कि कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, तो ग्राफ डाउनवर्ड आता है इस प्रकार से। इसका मतलब ये है कि मोलर कंडक्टिविटी क्या करती है? विद कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है। अगर हम इस तरफ लेकर जाते हैं, यानी कि अगर हम कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं, तो आप इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ग्राफ जो है स्लाइटली इंक्रीज होता है इस प्रकार से। यानी कि हम कहेंगे कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है विद डाइल्यूशन। ठीक है, यानी कि डाइल्यूशन के साथ जो है मोलर कंडक्टिविटी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। अगर हम इस ग्राफ को इस प्रकार से एक्स्ट्रापोलेट करें, यानी कि इस प्रकार से बढ़ाएं, तो ये ग्राफ जो है यहां पर इंटरसेक्ट करेगा, यहां पर काटेगा। यानी कि यहां पर जो कंसंट्रेशन है वो क्या है? जीरो है, यानी कि एट जीरो कंसंट्रेशन के ऊपर जो ग्राफ यहां पर इंटरसेक्ट करता है, इसको हम क्या बोलते हैं? उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम नोट से। यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम आसानी से लिमिटिंग वैल्यूज की प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में इस प्रकार का जो बिहेव इसने शो किया, वो किस वजह से शो किया? क्योंकि आपको पहले भी मैंने आपको बताया है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो क्या होते हैं? कंप्लीटली डिसोसिएट। ठीक है, तो ये कंप्लीटली क्या हो जाते हैं? डिसोसिएट हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ आयंस विद डाइल्यूशन क्या रहते हैं? सेम। तो कंडक्टेंस क्यों बढ़ती है? यानी कि कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि नंबर ऑफ आयन तो सेम रहते हैं, लेकिन विद डाइल्यूशन क्या होता है? इंटर आयनिक डिस्टेंस बढ़ता है। इंटर आयनिक डिस्टेंस क्या करता है? इंक्रीज करता है, जिससे फ्लो ऑफ आयंस क्या होगा? फ्लो ऑफ आयंस इंक्रीज होगा, तो कंडक्टेंस क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। फिर हम बात करते हैं इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम बात करेंगे फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं। जिस प्रकार से हमारे पास एसिटिक एसिड है, ये टूटता है एसिटेट आयन के अंदर और H पॉजिटिव आयंस के अंदर, जो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होते हैं। इस केस में जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, यानी कि अल्फा,
वो बहुत ही क्या होती है, लो होती है, बहुत ही कम होती है। यानी कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो क्या होगी, 1 से कम होगी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 के बराबर होती है, क्योंकि वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा 1 से कम होगी, क्योंकि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो पूरी तरह से डिसोशिएट नहीं हो पाते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अगर हम बात करें, मोलर कंडक्टिविटी किस प्रकार से वैरी करती है विद कंसंट्रेशन। तो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच में। तो ग्राफ हमारे पास किस प्रकार से आता है, लाइक दिस। तो इस प्रकार का जो ग्राफ आता है जिसको हम बोलते हैं पैराबोला, ठीक है। इस प्रकार का ग्राफ क्यों शो करता है, क्यों शो किया जाता है इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इसका क्या कारण है, देखिएगा किसी भी यानी कि पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के ऊपर अगर हम बात करें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो मोलर कंडक्टिविटी होगी बहुत ही कम होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये जो डिसोसिएशन होता है वो कंप्लीट नहीं होता है, बहुत ही कम आयंस जो है बनते हैं, जिसकी वजह से फ्लो ऑफ आयंस कम होता है और कंडक्टिविटी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या होती है, कम होती है, यानी कंडक्टेंस कम होती है। लेकिन जैसे आप इसको डाइल्यूट करते हो इस प्रकार से, तो इसमें एकदम से जो है बहुत ज्यादा इंक्रीजमेंट होता है। उसके पीछे क्या कारण होता है, अगर हमारे पास कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर हम उसको क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे, तो डाइल्यूट करने से डिसोसिएशन इंक्रीज होता है। क्या होता है, डिसोसिएशन इंक्रीज विद डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन के साथ क्या होता है, डिसोसिएशन बढ़ेगा, यानी कि नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे। नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, फ्लो ऑफ आयंस ज्यादा होगा और कंडक्टेंस क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, इस केस में तो यहां पर हम जो है लिमिटिंग वैल्यू को प्राप्त नहीं कर सकते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर हम जो है लिमिटिंग वैल्यू क्यों प्राप्त नहीं कर सकते हैं, देखिए ग्राफ को ध्यान से, अगर आप इस ग्राफ को इस प्रकार से एक्स्ट्रापोलेट भी करना चाहोगे तो ये कभी भी इस वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, तो ग्राफ की सहायता से आप जो है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट प्राप्त नहीं कर सकते हो। दूसरा कारण इसके अंदर ये भी होता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर, यानी कि जब हम उसको बहुत ज्यादा डाइल्यूट करते हैं, तो जब इसका कंप्लीट डिसोसिएशन होता है तो उस कंडीशन के ऊपर जो पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ आयंस जो है बहुत ही कम हो जाते हैं। पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ आयन बहुत कम हो जाते हैं, जिससे जो की जो वैल्यू होती है, कप्पा की जो वैल्यू होती है वो एग्जैक्टली मेजर नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार से जो हम कहेंगे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वो मेजर नहीं की जा सकती। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो हम फिर किस प्रकार से मेजर करते हैं, उसके लिए जो है हमारे पास एक लॉ है। ठीक है, और वो जो लॉ है वो किसने दिया था, कोलरोस ने दिया था। तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, कोलरोस लॉ के नाम से जानते हैं, जो हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर इसकी स्टडी करेंगे कि कोलरोस लॉ क्या होता है और किस प्रकार से उसकी सहायता से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मेजर कर सकते हैं। धन्यवाद।